हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास में आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्शन रिसर्च। क्योंकि करीब 8 से 10 बच्चों की तरफ से ये क्वेरी आई हुई है, तो एक्शन रिसर्च का टॉपिक हम शुरू करेंगे और आज के क्लास में खत्म भी करेंगे। इसके अलावा जो क्वेरीज आई थी वो दरअसल सुबह 8 बजे के बाद मेरे पास पहुंची है, तो इसलिए उन क्वेरीज को हमने अगली क्लास के लिए रोका हुआ है। आप लोगों को बताया भी था कि जो भी आपकी क्वेरीज हो वो इस नंबर पर भेजिए, और इस टाइम से पहले, यानी कि जैसे आज कल सुबह 8 बजे से पहले अपनी क्वेरीज सेंड कर दीजिए। क्लास में वो टॉपिक आपका इंक्लूड हो जाएगा। आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एक्शन रिसर्च का। ये ऐसा टॉपिक है जो 7 मार्च के पेपर में बच्चों के अकॉर्डिंग आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन बच्चों के हिसाब से एक्शन रिसर्च का टॉपिक पेपर में पूछा गया है। तो हम शुरुआत करेंगे अपने आज के क्लास की वहीं से। तो भाई जो जो आ चुके हैं एक बार बताइएगा, आवाज क्लियर आ रही है या नहीं? हाँ जी, चले तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं भाई। एक्शन रिसर्च। रिसर्च की अगर बात करें तो सबसे पहली बात है कि इसका उद्गम स्थान क्या है, ओरिजिन, कहां से ये शब्द आया है। तो देखिए नॉर्मली जितने भी शब्द है वो शब्द कहां से आते हैं, लैटिन भाषा से या ग्रीक लैंग्वेज से। लेकिन ये किस भाषा से आया है, फ्रेंच। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब जो होता है ये रिकैर्के कह लीजिए, रिसर्चे कह लीजिए, जिसका मीनिंग होता है टू ट्रैवल थ्रू और सर्वे। तो अगर पूछा जाता है कि एक्शन रिसर्च का रूट मीनिंग क्या है, एक्शन रिसर्च का रूट मीनिंग क्या है, तो रूट मीनिंग क्या जाएगा आपका, सर्वे, और यू कैन से ट्रैवल थ्रू। एक तरीके से आप कहते हैं ना कि भाई कहीं से आप गुजर गए, तो वो गुजर गए दैट मीन्स आप वहां से गए हैं, तो आपने एक सर्वे किया है, और वही सर्वे किस में रिजल्ट देता है आपको, रिसर्च में। रिसर्च की अगर डेफिनेशन देखें, अ केयरफुल एंड डिटेल्ड स्टडी। केयरफुल का मतलब है ध्यानपूर्वक, और डिटेल का मतलब है गहन रूप में अध्ययन जो किया जाता है इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी भी एक विशेष समस्या के लिए, या किसी भी एक विशेष बिंदु के लिए, या किसी भी एक विशेष इश्यू के लिए, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। और इसमें जो विधि इस्तेमाल की जाती है वो कैसी होती है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक विधि का मतलब क्या है, जो कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करती है। तो ये आपका पॉइंट पेपर में पूछा जा सकता है। तो पहला वर्ड जो पेपर के लायक है वो है कि किस शब्द से आया है, इंपॉर्टेंट है। इसका रूट मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह की स्टडी है, एक केयरफुल और डिटेल स्टडी है। किस तरह के मेथड इस्तेमाल में आते हैं, साइंटिफिक मेथड आते हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बोलिए, वरना आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग ममता, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग सपना, नीतू, करिश्मा, सभी को गुड इवनिंग भाई। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। किसी का अगर कोई डाउट है तो इसमें बोलिए, अदरवाइज अगला पॉइंट। रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च एक होता है डाटा कलेक्शन का। डाटा कलेक्शन का मतलब है आप कोई भी अगर शोध कार्य करते हैं, रिसर्च को हिंदी में कहते हैं शोध। तो कोई भी आप शोध कार्य करते हैं तो उसके लिए आंकड़े जुटाना जरूरी होता है। आंकड़े जुटाने के दो तरीके, एक तो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, एक होता है क्वांटिटेटिव। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें, जहां पर हम डाटा कलेक्शन का काम करेंगे, तो डाटा कलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स को यहां पे। क्योंकि आपने पर पर्सन, हर एक इंडिविजुअल से आपने डाटा कलेक्ट किया, तो उसका एक हमें क्या चाहिए होता है कि जो उसके पूरे ग्रुप को डिफाइन कर दे। तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम मीन, मीडियन या मोड, इनकी मदद लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की मदद लेते हैं, सीवी की। तो ये स्टैटिस्टिक्स के जो हम रूल इस्तेमाल करते हैं, कोई फार्मूला यूज करते हैं, तो वहां से हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, और वो कैसा कहलाता है, क्वांटिटेटिव। कैसा कहलाएगा, क्वांटिटेटिव। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव की, तो क्वालिटेटिव में आता है कि जो भी आपने डाटा कलेक्शन किया, चाहे इंटरव्यू से किया है, चाहे आपने टेस्ट कंडक्ट करके किया है, चाहे आपने ऑडियो वीडियोस के थ्रू किया है,
कई बार हम क्या करते हैं, वीडियोस को एक तरीके से एनालाइज करते हैं, तो वो सब किस में आता है, क्वालिटेटिव टर्म्स में। रिसर्च का एक दूसरा रूप होता है जो होता है उपयोगिता के आधार पे। तो अगर पूछा जाता है कि एक्शन रिसर्च किस तरह का रिसर्च होता है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, यूटिलिटी टाइप ऑफ रिसर्च, यूटिलिटी टाइप ऑफ रिसर्च। क्लियर? गुड इवनिंग वर्षा, गुड इवनिंग एकता, रिंकी। पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये आपको भी पता है कि डिटेल में नहीं होता है, लेकिन यहां पर आप लोगों को डिटेल में कराया जा रहा है। तो यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता के आधार पर अगर आप शोध को देखेंगे तो वहां पर काउंट होता है क्या, एक्शन रिसर्च। इसके अलावा अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च भी इसके अंदर शामिल होते हैं। यानी कि रिसर्च में यूटिलिटी के बेस पर 3 कैटेगरी बनती है। इतना हमें करने की जरूरत नहीं, हमारे काम का क्या आ गया, जो टॉपिक है दैट इज एक्शन रिसर्च। तो आते हैं इसके ऊपर ही। एक्शन रिसर्च क्या होता है, कलेक्टिव सेल्फ रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी undertaken by participants in a social situation such as employees within an organization। ये किसका कहना था, कर्ट लेविन का। कर्ट लेविन के अनुसार एक्शन रिसर्च क्या होता है, किसी भी तरह का जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी आप प्रेजेंट करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्टिव है जिसमें आपका जो दृष्टिकोण है वो भी मायने रखता है। अंडरटेकन बाय पार्टिसिपेंट, जिसमें जिन लोगों ने भागीदारी की है वो भी अपनी सहमति देते हैं। इन सोशल सिचुएशन, सामाजिक परिस्थितियों में। हम स्कूल में जब इसको लागू करेंगे तो स्कूल का भी क्या है, जो सोशल सिचुएशन है, क्योंकि स्कूल को क्या कहा जाता है, मिनिएचर सोसाइटी। ये हम पहले भी कर चुके हैं, मिनिएचर सोसाइटी। तो वो भी एक सोशल सिचुएशन ही होती है। लघु समाज किसको कहा जाता है, स्कूल को। तो ये पेपर में भी पूछा जाता है भाई, स्कूल को क्या कहा जाता है, लघु समाज। तो जब आप बच्चों का एक तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं, वो भी एक क्या कहलाती है, सोशल सिचुएशन होती है। तो बढ़ते इससे आगे। क्वालिटेटिव करिश्मा, जो आप कोई भी टेस्ट कंडक्ट करोगे, चाहे टीचर सेंटर्ड टेस्ट है, चाहे आपका ये एप्लीकेशन बेस्ड है, या आपने वीडियोस के बेसिस पर एनालाइज किया है, तो वो सब काउंट होता है आपका क्वालिटेटिव में, जिससे आप आइडिया लगाते हैं। क्लियर? स्टेफन कोरे ये पहला व्यक्ति था, फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस एक्शन रिसर्च। अगर पेपर में आता है किसने शुरू किया था, तो आपका आंसर क्या जाएगा, स्टेफन कोरे। जी गुड इवनिंग राहुल, प्रीति, ऐड कर लेना। स्टेफन कोरे पहला पर्सन था जिसने एक्शन रिसर्च को एजुकेशन में यूज किया है। ये चाहता था किस चीज के लिए, कि टीचर के अंदर क्या है, रिसर्च देयर ओन प्रैक्टिस साइंटिफिकली, कि वो अपने ही कार्य को वैज्ञानिक ढंग से जांच ले, वैज्ञानिक ढंग से जांच ले, वैज्ञानिक ढंग से जांच सके। ये चाहते थे कौन, कोरे साहब। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक्शन रिसर्च को इंट्रोड्यूस किया। दूसरा क्या था, इवेल्युएट देयर एक्शन, अपने कार्य का मूल्यांकन कर सके, अपने कार्य का मूल्यांकन या अपने निर्णयों का मूल्यांकन। एंड मॉडिफाई देयर प्लान, और अपनी योजना में बदलाव ला सके। ये बातें किसने की, कोरे साहब ने। किन के लिए, टीचर के लिए। अपनी योजना में बदलाव, जैसी आवश्यकता हो उसके हिसाब से क्या करेंगे, परिवर्तन ले आएंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्शन रिसर्च के नाम से जाना जाता है। ऐड करते इसी में, हमें जरूरत क्या है एक्शन रिसर्च की, तो चेक करते हैं। हेल्पिंग एन इंडिविजुअल चाइल्ड, किसी भी एक बच्चे, विशिष्ट बच्चे, यानी कि व्यक्तिगत बालक के लिए। व्यक्तिगत बालक क्यों है भाई, किसी एक बच्चे को ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस बच्चे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। सेकंड है इंप्रूविंग एनरिचिंग करिकुलम, जो पाठ्यचर्या है उसको और बेहतर बनाने के लिए, पाठ्यचर्या को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं किसी भी एक छोटी सी समस्या को भी दूर करने के लिए, बच्चों की रीडिंग प्रॉब्लम है, लिसनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर आपने एक्शन रिसर्च बनाया है, तो वहां पर क्या होगा, वो आपके करिकुलम को भी मदद करेगा कि हाँ, हम इन चीजों को अगर जोड़ते हैं तो हमारा करिकुलम पहले के मुकाबले और बेहतरीन बनेगा। डेवलपिंग कंटेंट नॉलेज, जो विषय वस्तु है,
सीधी सी बात है भाई, विषय वस्तु की जो जानकारी है वो और बेहतरीन होती है। एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन योर बिलीफ एंड क्लासरूम प्रैक्टिस। देखिए, अध्यापक की जो मान्यता है, अध्यापक जो मानकर चलता है और जो वास्तविकता में होता है, और जो वास्तविकता में होता है, वास्तविकता में हो, उनके बीच में अंतर का पता चलता है। भाई हम जब क्लास में एंटर करते हैं तो हम क्या सोच के चल जाते हैं कि भाई हम सबसे बेहतरीन कराएंगे। हमने क्या किया, वो हमारा क्या है, जो हमने माना, यानी कि हमारा जो बिलीफ है, हमारे से बेहतर कोई करा नहीं पाएगा, हम उसकी पूरी तैयारी करते हैं। हम कहते हैं कि इससे बेस्ट मेथड नहीं है। हमने अपनी क्लास में अपने टॉपिक को डिलीवर किया। डिलीवर करने के बाद जब आप एक्शन रिसर्च को अप्लाई करते हैं अपनी क्लास में, किसी भी एक स्किल के लिए, एक प्रॉब्लम एरिया के लिए, तो आपको पता चलता है क्लासरूम प्रैक्टिस अलग चीज होती है, आपके मानने की चीजें अलग होती है। तो रिजल्ट आपको मिलता है और वो रिजल्ट आपको मदद करता है किस चीज में, अपने आप को बेहतर बनाने में। इसीलिए टर्म क्या ली गई है, इंप्रूव करना और इंडिविजुअल चाइल्ड की मदद करना। ये एक्शन रिसर्च की जरूरत इसलिए हमें पड़ती है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग एंड लर्निंग कंटेक्स्ट। जो हमारा शिक्षण और अधिगम संदर्भ है, देखिए शिक्षण अलग चीज है, अधिगम अलग चीज है। आपने शिक्षण किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लेकिन क्या वो उसी स्तर पर बच्चे तक पहुंचा है? क्या बच्चे का अधिगम भी उसी लेवल का हुआ है? इसको आप आइडेंटिफाई आसानी से कर पाते एक्शन रिसर्च की मदद से। पॉइंट क्लियर? बढ़ते इससे आगे। एक्शन रिसर्च और एक फॉर्मल रिसर्च, यानी कि नॉर्मली जो रिसर्च चलते हैं और एक्शन रिसर्च में क्या अंतर है। एक्शन रिसर्च में जो कंटेंट होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कि किसी भी एक बात को या किसी भी एक संदर्भ को ध्यान में रखकर एक्शन रिसर्च बनाया जाता है। यहां पर क्या होता है, इश्यू बहुत बड़े होते हैं, किसी एक बड़ी समस्या को ध्यान में रखकर रिसर्च किए जाते हैं, शोध कार्य चल रहे हैं। स्किल किस तरह के कौशलों के बारे में है, ये किससे रिलेटेड है, टीचिंग स्किल। तो याद रखना, एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन अगर आता है कि ये किस तरह के कौशलों को बेहतर बनाता है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, टीचिंग स्किल। लेकिन अगर फॉर्मल में देखेंगे तो यहां प्रोफेशनल स्किल की बात आती है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। टूल्स, किस तरह के टूल इस्तेमाल में लाते हैं, तो यहां टीचर्स के द्वारा जो डेवलप किए जाते हैं, अध्यापक के द्वारा निर्मित टेस्टों का यूज किया जाता है। और यहां पर कैसे होता है, जो प्रोफेशनली डेवलप है। कैरिड आउट बाय, कौन लेता है एक्शन रिसर्च में, काम कौन करता है, तो ये कौन होता है, टीचर। और यहां पर कौन होते हैं, प्रोफेशनल। जैसा वर्ड है उसके हिसाब से चलिए, बस एक्शन रिसर्च को याद रखिए, टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग स्किल को बेहतर बनाने से है, टीचर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और टीचर के द्वारा बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोई डाउट इसमें तो बोलिए, वरना इससे आगे आते हैं। प्रोसेस क्या है, एक्शन रिसर्च की प्रक्रिया। एक्शन रिसर्च की प्रक्रिया शुरू कहां से होती है, प्लानिंग से, योजना से। उसके बाद क्या करते हैं, योजना को हम लागू करते हैं, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा रिफ्लेक्शन उसके लिए आता है। जैसे प्लानिंग आपने किया, प्लानिंग के बाद आप क्या करते हैं, एक्ट करते हैं उसी चीज पे। प्लानिंग से एक्ट पे आए, एक्ट से ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व से रिफ्लेक्शन, और फिर से क्या हुआ, अगले लेवल की प्लानिंग। यानी कि ये क्या है, एक स्पाइरल टर्म है। अगर पूछा जाता है एक्शन रिसर्च कैसा होता है, तो भाई एक्शन रिसर्च एक स्पाइरल टर्म है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसमें, प्लानिंग के अंदर क्या क्या शामिल है। प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। आप रिसर्च करना चाहते हैं, एक्शन रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं क्लासरूम में या अपने स्कूल में, तो आप किस पॉइंट के ऊपर करना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना इकट्ठा कीजिए, जो आपके पास चीजें अवेलेबल है, जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको रिव्यू कीजिए, डेवलप ए रिसर्च प्लान, और फिर अपनी योजना को तैयार कीजिए और एक्शन रिसर्च का प्रपोजल सबके सामने लेकर आइए। मैं इससे रिलेटेड आपको एक पीपीटी थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा,
वो दरअसल हमारे ही एक फ्रेंड है, उनसे हमने जब डिस्कशन किया था तो उन्होंने अपने जो स्कूल में यूज होती है वो स्लाइड हमें यहाँ पर सेंड की है। वो स्लाइड तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दिखा जरूर दूंगा कि स्कूल में हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं एक्शन रिसर्च को, और खास तौर से केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में आप किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। यह आपको मदद करेगा कि केवीएस में आप किस तरीके से अपनी तैयारी करें, और एग्जामिनेशन के दौरान भी आपको मदद मिलेगी काफी सारी। यहां से आगे बढ़ते हैं भाई। सेकंड होता है एक्टिंग स्टेज, क्योंकि प्लान के बाद क्या था, एक्ट। एक्ट में क्या आएगा, इंप्लीमेंट करो भाई। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, लागू करना। जो भी आपने योजना बनाई है उसे क्या कीजिए, लागू कीजिए। एंड कलेक्ट डाटा, और आंकड़े इकट्ठा कीजिए। उसके बाद क्या करें, डाटा को एनालाइज कीजिए। ये किस में आएगा, एक्टिंग फॉर्म में। थर्ड है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्विंग में क्या है, ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ द एक्शन टेकन एंड एनालिसिस इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ बेसलाइन डाटा। जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसी के आधार पर क्या होगा, एनालिसिस किया जाएगा। तो आपका काम है ऑब्जर्व करना कि जो भी रिजल्ट आया है आपके द्वारा एक्शन लेने का, उसे ऑब्जर्व करना काउंट होता है थर्ड स्टेप में। एंड रिफ्लेक्टिंग, शेयर एंड कम्युनिकेट द फाइंडिंग और रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। जो भी आपने रिजल्ट निकाला अपने एक्शन रिसर्च का, उसे क्या कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, यानी कि दूसरों तक पहुंचाइए। दूसरों तक किन तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, अपने कलीग्स तक पहुंचाइए। रिसर्च के लिए मेथड आप कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। सर्वे में आप क्वेश्चनएयर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्रश्नावली विधि। देखिए, एक होता है क्वेश्चन आंसर मेथड, एक होता है प्रश्नावली विधि। क्वेश्चनएयर में होता है कि आपसे केवल सवाल किए जाते हैं। एक क्वेश्चनएयर होगा 10 से 20 क्वेश्चनों का, आप उसमें जवाब देते जाएंगे जो भी आपको ठीक लगेगा सवाल के हिसाब से। दैट इज क्वेश्चनएयर। क्वेश्चन आंसर होता है कि आपने एक सवाल किया, बच्चे का जवाब आया, आपने उसी से रिलेटेड दूसरा सवाल तुरंत उससे पूछ लिया। तो क्वेश्चनएयर और ये क्वेश्चन आंसर में अंतर होता है भाई, ये याद रखना। इंटरव्यू, जब आप बच्चे को साक्षात्कार आप करते हैं, तो सर्वे के दौरान आप साक्षात्कार का कार्य भी करते हैं। आप अलग अलग एरिया में जाते हैं, अलग अलग रीजन में जाके बच्चों से डाटा कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के थ्रू। एक्सपेरिमेंटल है प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि में क्या करेंगे, आप किसी एक कक्षा, एक सेक्शन या बच्चों के एक समूह के ऊपर अपने जो रिसर्च है उसको लागू करेंगे। एंड केस स्टडी, यानी कि व्यक्ति इतिहास विधि। भाई ये तो पेपर में आती ही आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति इतिहास विधि का जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो समझ लेना। व्यक्ति इतिहास विधि में बच्चे का वर्तमान, बच्चे का पास्ट, उसके जन्म से पहले की घटनाएं, उसके जन्म से पहले की स्थिति, सबको नोट डाउन किया जाता है व्यक्ति इतिहास विधि में। इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार के बच्चे के लिए किया जा सकता है, फॉर एनी चाइल्ड, फॉर एनी चाइल्ड। तो अगर पेपर में आता है कि किन बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो भाई जीनियस के लिए भी होता है, क्रिएटिव के लिए भी होता है, बैकवर्ड के लिए भी होता है, क्रिमिनल के लिए भी होता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए स्पेशली अगर लागू करना हो तो किसके लिए किया जाए, तो भाई जो डेलिंक्वेंट चाइल्ड होते हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली लागू किया जाता है, ये अपराधी बच्चों के लिए। क्लियर है टर्म, ये पेपर में आ सकती है, चांस बनता है इसका। नेक्स्ट, टूल्स, यानी कि अब आप साधन क्या क्या इस्तेमाल करोगे रिसर्च के लिए। पहला तो टेस्ट है भाई, कि बच्चों को टेस्ट दे दिया उससे रिजल्ट आएंगे। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल में क्या होता है, बच्चों को मार्क्स पहले से डिसाइड कर दिए जाते हैं कि अगर इतने लेवल तक आता है तो ये रेटिंग बच्चे को दी जाएगी। 4 क्वेश्चनों का आंसर देता है, 5 का देता है, तो ये रेटिंग उसको दी जाएगी। इन्वेंटरीज होती है आविष्कारिका। आविष्कारिका होती है एक इस तरह का टेस्ट जिसमें बच्चे को जवाब देना होता है इनमें, यस में, नो में, कांट से। ये नॉर्मली यूज की जाती है पर्सनैलिटी डिटर्मिनेशन के लिए, लेकिन डाटा कलेक्शन का भी एक तरीका होता है। शिवानी शर्मा जी, डेविड कॉल्ब की थ्योरी पहले की वीडियोस में कराई जा चुकी है। आप DSSB की जो डिफिकल्ट टर्म्स है एक बार उसको चेक कीजिएगा, वहां पर आपको पहली वीडियो में कॉल्ब की थ्योरी मिल जाएगी। बाकी अगर फिर से करनी है तो वो नेक्स्ट क्लास में ही ऐड हो पाएगी। क्लियर है बेटा?
क्योंकि शिवानी शर्मा जी मेरे पास आप व्हाट्सएप मैसेज नहीं करते हो, आप लोग क्या करते हैं, आप यूट्यूब पर मैसेज छोड़ देते हैं। यूट्यूब पर मैसेज छोड़ना ठीक है, बट जब मैंने कहा है कि आप मेरे पास जब तक नहीं पहुंचाएंगे, तो भाई सुबह अगर मेरे पास मैसेज नहीं होगा तो मैं तैयारी उसके लिए कैसे कराऊंगा, सोच के देखिए। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप मैसेज आप सेंड कीजिए, आपका टॉपिक ऐड हो जाएगा। चाहे कोई भी टॉपिक आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है कि आप केवल 1 या 2 टॉपिक पूछे। आपको 5 टॉपिक पूछने, 5 पूछ लो, लेकिन टॉपिक का नाम लिखकर भेजिए। ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, क्वेश्चनेयर है। क्वेश्चनेयर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये आपके टूल्स होते हैं किसके, एक्शन रिसर्च के। कलेक्शन ऑफ डाटा, जो भी आंकड़े हम एकत्रित करते हैं उसमें 3 निर्णय हमें लेने होते हैं, 3 डिसीजंस होते हैं। पहला है फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डाटा आर टू बी कलेक्टेड। ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है भाई। आप अगर लिसनिंग स्किल चेक करना चाहते हैं तो जो बच्चे पहले से ठीक करते आ रहे हैं आप उनको शामिल नहीं करते, आप उन बच्चों को ढूंढते जिन्हें समस्या है, तो उनका ग्रुप बनाइए और उनसे डाटा कलेक्ट कीजिए। विच टूल यूज्ड इन डाटा कलेक्शन, भाई डाटा कलेक्शन के लिए आपने इनमें से कौन सा टूल लिया है। आपने टेस्ट के थ्रू डाटा कलेक्ट किया, रेटिंग स्केल के थ्रू किया, इन्वेंटरीज के थ्रू किया। तो ये याद रखना, एक बार में एक से ज्यादा टूल आप इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ द इंटरवेंशन इज टू बी मेड ऑपरेटिव। जो भी चीज या जो भी दिक्कतें बच्चों को आ रही है उनको अब ठीक हम कैसे करें। तो डाटा कलेक्शन में ये 3 डिसीजन हम लेते हैं। ग्रुप सिलेक्शन, अब ग्रुप का सिलेक्शन कैसे होगा, एज एग्जिस्ट इन द क्लासरूम। अगर क्लासरूम के सारे बच्चों का जो ग्रुप पहले से है तो भाई उसी तरीके से आप लागू कर दीजिए। सेकंड है दो स्टूडेंट्स टू whom द टीचर वांट्स टू सी द चेंजेस, ऐसे बच्चे जिनमें अध्यापक परिवर्तन देखना चाहता है। भाई आपने देख लिया क्लास में 10 बच्चे ऐसे जिन्हें दिक्कत है, तो वो ग्रुप फॉर्म करेंगे। ग्रुप सिलेक्शन उन 10 बच्चों का होगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। एंड नो रैंडम सिलेक्शन, ये याद रखना, रैंडम सिलेक्शन कभी नहीं करते ग्रुप सिलेक्शन के लिए। जिनको दिक्कत होगी उन्हीं को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। क्लियर? कहकशा वीडियो शेयर कर देना शिवानी शर्मा के साथ, क्योंकि मुझे बेटा वीडियो अभी ढूंढने में टाइम लगेगा, आप ये कर सकते हैं मुझे पता है। टूल्स यूज्ड इन डाटा कलेक्शन, आंकड़े इकट्ठा करने में किस तरह के टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जो टूल टीचर ने बनाए हो, यानी कि अध्यापक निर्मित। सेकंड होता है ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, जो आपने ऑब्जर्वेशन रखी है आवरली बेसिस पे रखी है या आपने वीकली बेसिस पर रखी है, डेली बेसिस पर रखी है, कि प्रतिदिन आप बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, हर घंटे के बाद ऑब्जर्व करेंगे, हर हफ्ते ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल के हिसाब से। ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, आप क्लासरूम में क्या होते हैं, कैमरा लगे होते हैं, कैमरा के बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन का काम कर सकते हैं। वो भी क्या होता है, एक टूल कहलाता है, किसमें, एक्शन रिसर्च में। क्लास रिकॉर्ड्स, बच्चे के पुरानी क्लास के जो पहले की क्लासेस में जो बच्चा पढ़कर आया है वहां से उसके रिकॉर्ड निकाले जा सकते हैं। फील्ड नोट, आपने जो खुद ऑब्जर्व करके जिन चीजों को लिखा है बच्चे को बाहर ऑब्जर्व करके। एंड द लास्ट वन इज होमवर्क, होमवर्क बच्चा कितना क्लियर करता है, कितना कंप्लीट करता है, पहले कितना करता था और अब कितना करता है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट, पर्पसफुल बेसिस पर अगर लेकर आए तो टेस्ट होते हैं 4 तरह के। पहला है अचीवमेंट टेस्ट, बच्चे ने कितनी उपलब्धि पाली, ये क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं भाई। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि नैदानिक, बच्चे की कमियों का पता लगाना। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि बच्चे के अंदर किस चीज की गुणवत्ता या किस चीज का गुण उसके अंदर निहित है, ये कहलाता है आपका अभिक्षमता परीक्षण। जैसे आप लोगों का अभिक्षमता परीक्षण होता है किस चीज का, टीचिंग का। तो जो आपका पेपर है उसमें इस एप्टीट्यूड की आपकी चेकिंग होती है खास तौर से। एंड लास्ट वन इज प्रोफिशिएंसी, किस चीज में आप बेहतरीन है। इसका एग्जांपल है आईलेट्स का एग्जांपल। आईलेट्स का एक एग्जाम होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज, ये टी से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 8:20 पे शुरू हुई थी मैजवीन। तो आइल्स का एक जो एग्जाम है वो प्रोफिशिएंसी एग्जाम होता है या प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट आता है टेस्ट किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि आपके टेस्ट की प्रकृति क्या है, ये पेपर में आपसे पूछा जाता है। एक होता है स्पीड टेस्ट, एक होता है पावर टेस्ट।
एक है परफॉर्मेंस, एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। तो ये तीन तो आपके लिए नॉर्मल बात है, परफॉर्मेंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये आप करते आए हैं। परफॉर्मेंस है कि आपसे कोई काम करवाया जाएगा, जैसे आपसे ब्लॉक्स से कोई डिजाइन बनवाना, ब्लॉक से डिजाइन बनवाना, ये किस में आता है? परफॉर्मेंस में। वर्बल है, आपको सवाल लिख कर दिए जाते हैं, यानी कि एक टेस्ट पेपर दे दिया गया, उसमें सवाल वर्बल फॉर्म में, जवाब भी वर्बल फॉर्म में देना है, यानी कि लिख के या बोल के। नॉन वर्बल होता है कि जब आपको जवाब चित्रों में से ढूंढ के देना हो, सिमिलर, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग, जहां सवाल में भी आपके शब्दों में हो सकते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट है इसी में भाई, सॉरी ये रह गया स्पीड टेस्ट, गति परीक्षण। जब आपको एक लिमिटेड टाइम में कितने क्वेश्चन आप पूरे कर सकते हैं, वो जब चेक किया जाता है तो क्या आता है? स्पीड। ये किसमें होता है? टू चेक प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आप सूचनाओं को कितनी तेजी से अपने पास लेकर आ सकते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाता है कि 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करने हैं 5 क्वेश्चन, तो आपकी स्पीड देखी जाएगी कि आप पांचों क्वेश्चनों में कितनी जल्दी से घूम जाते हैं और पांचों क्वेश्चनों के आंसर दे भी पाते हैं या नहीं। तो ये क्या कहलाता है? स्पीड। यहां पर विशेषता क्या होती है कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल सेम होता है। डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा? सेम, कुछ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन जब आता है पावर टेस्ट, तो पावर टेस्ट में आपको टाइम लिमिट नहीं देते, आपको कहते हैं ले भाई टाइम जितना लेना है। लेकिन आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग का मतलब है डिफिकल्टी लेवल पहले कैसा होगा? सिंपल, फिर कैसा आएगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर क्या आएगा? और डिफिकल्ट, और फिर आएगा हार्ड। तो जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है और बच्चा उस डिफिकल्टी लेवल को कितने समय में पूरा करता है, यानी कि आपको टाइम दे दिया, कर भाई, किस लेवल तक पहुंचेगा, तो किस लेवल तक पहुंचेगा वो कहां चेक होगा? पावर टेस्ट में। क्लियर? हाँ जी नीतू रानी, बिल्कुल। आप लोगों का जो अभी टीचर का एग्जाम है वो स्पीड टेस्ट है, क्योंकि यहां टाइम बाउंडेशन है। लेकिन पावर टेस्ट में टाइम बाउंडेशन नहीं होती, आपको देखा जाता है आप किस लेवल तक पहुंच पाते हैं। जैसे पहाड़ पे चढ़ना, किस लेवल तक पहुंचा भाई? किस लेवल तक चढ़ गया। इसी तरह अगर क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। बाकी 3 नॉर्मल है। आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, की प्रक्रिया किस तरह होती है टेस्ट की। तो एक तो होते हैं टीचर मेड टेस्ट, अध्यापक जो आपके परीक्षण, आपके टेस्ट तैयार करता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मानक परीक्षण। मानक परीक्षण वो सभी होते हैं जो बच्चे की आयु अनुसार होते हैं, जिस आयु वर्ग के लिए आपने बनाया उसी आयु वर्ग के लिए वो हो। नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, ये पेपर में आ रहा है भाई। मानक संदर्भित परीक्षण ये होता है जब आप कंपेयर करते एक बच्चे को ग्रुप के साथ, यानी कि आप पूरी क्लास के साथ जब बच्चे को कंपेयर करते हैं तो वो किस में आता है? नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट में। एक होता है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड। क्राइटेरिया रेफरेंस में आता है कि आपको एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, भाई इतने नंबर वाला बच्चा पास है, अगर पास है तो चाहे कोई कितने भी लेवल पर गया हो सब बराबर है। यानी कि जैसे आपका सीटेट कसौटी परीक्षण होता है, एक कसौटी बना दी जाती है, आपको वो क्लियर करनी होती है। नॉर्म रेफरेंस आपका आ सकता है DSSB का एग्जाम, कि आपको कंपेयर किया जाएगा बाकी बच्चों के साथ, आपने अगर उनसे अच्छा किया है तो आप टॉपर है। कोई डाउट है भाई इसमें? कोई डाउट है तो बताइए। ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट पेपर में आता है CRI के नाम से, और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आता है CRT के नाम से, आई नहीं T, और ये आता है NRT के नाम से। तो पेपर में याद रखना NRT क्या होता है और CRT क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये हमारा आज की क्लास का था भाई। एक्शन रिसर्च में अगर किसी का कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकता है, और अगर ये क्लियर है तो भाई एक्शन रिसर्च में इससे बाहर पूछेगा भी नहीं। ये आप चाहे उठा के देख लेना कहीं भी, इससे ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं। इसमें आपको टाइप ऑफ टेस्ट बता दिया, टाइप्स ऑफ टूल बता दिया, डाटा कलेक्शन का बता दिया, एक्शन रिसर्च का प्रोसेस आपको बता दिया गया है, एक्शन रिसर्च का ओरिजिन आपको बता दिया गया है, उसका मीनिंग आपको क्लियर कर दिया गया है, किस पर्पस के लिए बनाया गया था वो भी क्लियर है। अगर इनमें किसी में डाउट है तो बोलिए, और अगर डाउट नहीं है तो भाई ये तो हमारा यहाँ पर होता है पूरा
और अगली क्लास के लिए मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं कि भाई अपना मैसेज टाइमली मेरे पास छोड़ दीजिएगा। और टाइमली मैंने आपको कितना बोला है? हर मॉर्निंग में 8 बजे से पहले, 8 बजे से पहले, सुबह 8 बजे से पहले। नंबर आपको दिया गया है, कंडीशन मैंने केवल 2 लगाई है कि अपना नाम और दूसरा हाउ यू नो मी। आप मुझे जानते कैसे हैं? YouTube के द्वारा जानते हैं, अपने दोस्त के रेफरेंस से जानते हैं, जिस भी रीजन से जानते हैं, जिस भी तरीके से, वो आपको मेंशन करना होता है जस्ट, और कुछ खास नहीं करना है। हाँ जी, तो किसी का अगर कोई डाउट है तो बोलिए। अगर डाउट नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ अभी एक स्लाइड शेयर करूंगा, केवल ये दिखाने के लिए कि भाई क्या चीज होती है एक्शन रिसर्च, केवल उसके लिए। तब तक मैं देख लेता हूं किसी बच्चे का कोई डाउट आता है तो। हाँ जी, जल्दी बताइए अगर किसी बच्चे का कोई डाउट आता है तो। डाउट नहीं आता है तो आपको मैं वो दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको स्कूल में इन चीजों को तैयार करना पड़ सकता है, या किस तरह के टेस्ट इसमें कंडक्ट किए जाते हैं। वो सारी चीजें मैं अभी शो करता हूं आप लोगों को। बस मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, क्योंकि चीजें पहले मन नहीं था कि भाई ये आप लोगों को दिखाया जाए, लेकिन अभी लग रहा है कि भाई केवीएस की तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं, तो केवीएस में आपको ये काफी मदद मिलेगा। हाँ जरीन, बहुत बढ़िया बात है भाई कि आपने डाइट में किया है, तो वो याद रखना भी जरूरी है, तो उसे याद जरूर रखना भाई, भूल ना जाना। क्लियर? चलिए जी, आ गए हैं हमारे पास ये। तो ये मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं कि क्या चीज है। ये दरअसल केवी स्कूल में तैयार किया गया, कहां पर? आर्मी एरिया पुणे का। तो उस स्कूल में एक्शन रिसर्च के ऊपर इन्होंने काम किया था। हमारे कलीग है, एक कलीग कह लीजिए, साथ में पढ़े हुए कह लीजिए। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं। देखिए, जब आप एक्शन रिसर्च तैयार करते हैं, आपने एक क्वेश्चन एयर तैयार किया, आपने एक टीचर द्वारा तैयार किया गया एक टेस्ट लिया। उस टेस्ट में बच्चों ने कितनी करेक्टली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। टेस्ट क्या था? ये था, लिसन एंड ड्रॉ, सुनिए और ड्रॉ कीजिए, सुनिए और ड्रॉ कीजिए। ओके आकांक्षा जी, फोन नंबर इनकम्प्लीट था, अभी कंप्लीट कर दूंगा भाई, 2 मिनट रुकना। तो देखिए कितने बच्चों ने इनकरेक्टली किया, कितनों ने अटेंशन नहीं किया। तो डाटा कलेक्शन हमारे पास हो गया। डाटा कलेक्शन में हमने डेट वाइज इस चीज को किया कि भाई हमने एक्टिविटी की थी, आस्क इंस्ट्रक्शन टू फॉलो टू टेस्ट देयर लिसनिंग एबिलिटी। 3 अक्टूबर 2020 को 25 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। अब इस चीज को फिर से प्रेजेंट किया गया, और प्रेजेंट करने के बाद 40 स्टूडेंट से जो कंक्लूजन निकला वो ये था। तो आपको करना क्या है, अलग अलग इंप्लीमेंटेशन किया, बेसिक असेसमेंट प्लान तैयार किया कि फर्स्ट क्या था, डेवलप इंटरेस्ट इन लिसनिंग थ्रू मल्टीमीडिया। हमने क्या किया, एक प्लानिंग किया कि बच्चों का है ना लिसनिंग का जो एरिया है उसको किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट करके देखा कि बच्चों को साउंड सुनाते हैं MP3 से, और उससे पहचान करवाते कि बच्चे उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो जो रिजल्ट निकल के आया 31 अक्टूबर को वो ये था कि भाई 20 बच्चों ने आइडेंटिफाई किया, 5 बच्चों ने नहीं किया, क्योंकि बच्चे कितने थे? 25। तो इस तरीके से आप अपने एक्शन रिसर्च को इंप्लीमेंट करते हुए चलते हैं, और इंप्लीमेंट करने के बाद आखिरी में आप रिजल्ट को तैयार करते हैं। क्लियर है? फाइनल रिजल्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25, एक्टिविटी शीट 1, पुअर कितने थे? 0, फेयर कितने थे? 0, गुड कितने आए? 2 बच्चे, यानी कि 8%, वेरी गुड कितने आए? 1, यानी कि 4%, और एक्सेलेंट कितना है? 88%। अगर किसी टेस्ट का रिजल्ट 80% से ऊपर आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। तो ये एक केवल चीज आपको दिखाने के लिए मैंने सामने रखी थी। ये बच्चे ने ठीक कहा, ये लो भाई 9 डिजिट थे, ये 10 हो गए। आरती वर्मा जी, ठीक है बेटा, प्रीवियस पेपर का डिस्कशन भी लेकर आते हैं। मेरा जो मेन मोटो था वो आप भी समझ रहे हैं कि भाई पेपर में टर्म्स कुछ नई आई थी। तो मैं चाह रहा था कि आप लोग, कल जिन बच्चों का पेपर है 16 मार्च को, उन सभी को पहले तो भाई
गुड लक, अच्छा करके आना। बस पेपर में इमोशनल मत होना, फोकस रखना, अपनी एबिलिटीज के ऊपर यकीन रखना। और जो बच्चा पेपर देकर आए वो प्लीज अपने क्वेरीज या जो भी क्वेश्चन उसे याद हो वो इस नंबर पर सेंड कर दे, व्हाट्सएप कर दे। क्योंकि ये जितने ज्यादा टर्म्स मेरे पास आएंगी उतना ज्यादा मदद आप लोगों को मिलेगी ये पता करने में कि आपने ठीक किया या गलत, और दूसरे बच्चों को मदद मिलेगी कि भाई पेपर उनका और अच्छा हो जाए। तो ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस काम को पूरा कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है भाई, किसी का कोई डाउट है तो बोल दो, वरना फिर इसे पूरा करते हैं, क्लोज करते हैं। जिनका 27 को सोच के देखो उन्हें कितनी मदद मिलेगी। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर भी हो जाएगा, लेकिन पहले भाई कल का पेपर अच्छे से करके आना। जिस बच्चे का भी पेपर है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा पेपर आपका होगा ये मेरी उम्मीद है। क्लियर बेटा? बस पेपर अच्छे से करके आना, अपने ऊपर यकीन मत खोना, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर यकीन रखिए, आप बेहतरीन करेंगे। तो चलिए जी, आज के लिए इतना था, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। सबके साथ शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है भाई, अगर व्यूज बढ़ते हैं। तो मिलेंगे कल भाई, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, गुड नाइट।